Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the topic of intercorporate investments. Intercorporate investment means दो different companies जब आपस में investment करती हैं एक दूसरे के अंदर तो उसको हम intercorporate investment कहते हैं. इस टॉपिक का डिटेल्ड वर्जन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, जहाँ पे आपने एसोसिएट्स और सब्सिडरीज और इस तरह की बाकी जॉइंट वेंचर्स ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी. हम आज इनकी वहाँ पे भी हमने बेसिकली वहाँ पे कंसोलिडेशन पे ज़्यादा फोकस था पूरे सब्जेक्ट के अंदर ही, बाकी चीज़ें दो डिस्कस की थी, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा एक और अपग्रेड लेवल पर डिस्कस करेंगे इंटरकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, टिपिकल इंटरकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस से. ये है जी ओवरव्यू हमारे इस टॉपिक का, जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स. वी नो अबाउट फाइनेंशियल एसेट्स. हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, स्टॉक्स हैं, कैश इटसेल्फ इज़ अ फाइनेंशियल एसेट. तो अगर फाइनेंशियल एसेट में हम इन्वेस्ट करें तो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती हैं अगर हम इंटर कंपनी फाइनेंशियल एसेट्स में डिस्कस इन्वेस्टमेंट करें, तो हम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, और अगर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगी, किन किन जगहों पे उसका इफेक्ट आएगा. देन वील बी डिस्कसिंग इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स. इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसोसिएट बेसिकली होता क्या है, कितनी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक जो रेंज होती है उसके अंदर होगी तो वो एसोसिएट डिक्लेयर होगा, और फिर हमने अगर इन्वेस्टमेंट की है एसोसिएट के अंदर तो फिर उसकी फर्दर रिकॉर्डिंग कैसे होगी ओवर द ईयर्स. इसी तरीके से डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस हैं, लाइक सब्सिडरी है, उसकी कंसोलिडेशन कैसे होगी, ये हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद है जी हमारे पास गुडविल. गुडविल के कॉन्सेप्ट से वी आर वेल अवेयर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गुडविल के रेफरेंस में हम बात करेंगे कि जब आपकी इंटरकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पे आप गुडविल को किस तरह से ट्रीट करेंगे, कब नहीं करेंगे. इसी तरीके से हमारे पास स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ हैं जिन्हें आप स्पेशल पर्पस व्हीकल्स भी कहते हैं. ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे. ये आप लोगों ने अगर पहले डिस्कस की हो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में या ऑडिटिंग में, राशिद कुरैशी साहब ने भी आपको बताया हो कि कंपनीज अपनी चीज़ों को फैब्रिकेटेडली अच्छा प्रेजेंट करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाती हैं. इनकी एक कंपनी अपने पास एक और कंपनी बनाती है जिसका बज़ाहिर उस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी होती है, बट डेफिनेटली आपकी जो मेन कंपनी की मैनेजमेंट है वो उसको डायरेक्शंस देती है, वो उसको इनडायरेक्टली रन करती है. तो जो मेन कंपनी है वो अपने बेनिफिट के लिए स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ को जो है वो बनाते हैं, और फिर उनको कैसे यूज़ करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद है जी इक्विटी मेथड वर्सेस एक्विजिशन मेथड. वी नो अबाउट बोथ द मेथड्स. जब हमने स्पेशली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एक्विजिशन को बहुत सारा डिस्कस किया, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, एंड देन कंसोलिडेशन, देन कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन, देन कंसोलिडेशन विद द फॉरेन सब्सिडरी, तो ये सारी चीज़ें एक्विजिशन के रेफरेंस में भी डिस्कस्ड. इक्विटी को भी टच किया था, लेकिन अभी हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो जैसे हमने डिस्कस किया, हमारे पास ये एसोसिएट हैं, और फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन है, देन इक्विटी का मेथड कब अप्लाई होगा, एक्विजिशन मेथड कब अप्लाई होगा. उसके लिए वी नीड टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारे पास ऑलरेडी अगेन, चूँकि ये अब आपका बिल्कुल ही एक फाइनल सब्जेक्ट है फाइनल सेमेस्टर के अंदर, तो इसलिए मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि आप ऑलरेडी फलानी चीज़ फलाने सब्जेक्ट में पढ़ चुके होंगे. तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हम लोगों ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी डिस्कस किया. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस फॉर श्योर आप लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी डिस्कस किया, जो आपने शेयर होल्डर्स के रेफरेंस में भी डिस्कस किया होगा. वो आपने क्रेडिटर्स का इन्फ्लुएंस भी डिस्कस किया होगा, आपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्फ्लुएंस डिस्कस किया होगा. और सिग्निफिकेंट और मटेरियल इन्फ्लुएंस मतलब इतना कि जिसको आप कंसीडर करें कि हाँ दिस इज समथिंग कॉल्ड इन्फ्लुएंस, और इसके अंडर प्रेशर में चीज़ें चेंज हो सकती हैं, डेविएट हो सकती हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. सो इन्फ्लुएंस ऑन फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल बोथ द मैटर्स, राइट. हम फाइनेंशियल और मैनेजरियल दोनों तरह के इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं.
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जब आपकी रिप्रेजेंटेशन है तो वहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस होता है. दिस इज़ द वे टू गेट इन्फ्लुएंस ऑन अ कंपनी. देन इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी मेकिंग है, आप किसी भी तरीके से पॉलिसी मेकिंग में अगर इन्वॉल्व हैं. Their material intercompany transactions. Remember, significant influence we are discussing between the companies. पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं कि आपने सीजी में या एफआर में डिस्कस की हैं, सीजी में स्पेशली, तो वो तो आपने कंपनी एक एंटिटी और फिर बाकी एक्सटर्नल एंटिटीज का उस पर इन्फ्लुएंस को डिस्कस किया था. नाउ राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इंटरकंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन है एक कंपनी के दूसरी कंपनी के अंदर, तो दैट मेक्स अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. देन इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी मेकिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. पॉलिसी मेकिंग में मैनेजरियल और फाइनेंशियल दोनों तरह के मैटर्स आएंगे. इसी तरीके से आपकी जो मटेरियल इंटरकंपनी ट्रांजेक्शन्स हैं, देखिए इंटरकंपनी ट्रांजेक्शन्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. डिस्कस करने से मुराद ये कि हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कुछ चीज़ें बेचती है और बाय द एंड ऑफ दैट एनुअल ईयर कुछ चीज़ें बच जाती हैं और उन कॉस्ट इतनी थी और सेलिंग प्राइस इतनी थी, तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे. तो हमने इस तरह की एडजस्टमेंट्स की हैं. इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन किया था जिसमें सब्सिडरी पेरेंट कंपनी को कुछ चीज़ें बेचती है और फिर हम उसको फर्दर देखते हैं कि किस तरह से करना है. इसी तरीके से जॉइंट वेंचर के भी एक क्वेश्चन में वी डिस्कस दिस थिंग. हम कह रहे हैं मटेरियल इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स. हम कह रहे हैं कि ऐसी ट्रांजेक्शन्स के जो हैवी अमाउंट की हैं, जिनके होने या ना होने से बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, उस साल की या ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई मटेरियल इम्पैक्ट आ सकता है, होने या ना होने से, दोनों तरीकों से. तो इस तरह की ट्रांजेक्शन अगर आपकी एक कंपनी के साथ होंगी तो दैट्स अगेन यू कैन इन्फ्लुएंस. एंड देन इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल्स. आप अगर मैनेजरियल पर्सनल्स को, आपका कोई अग्रीमेंट है या किसी भी तरीके से आप इंटरचेंज करते हैं, so that's again the source of to influence in the company. So this was about the significant influence. हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ जो है हम ऑलरेडी a bit know about this thing, हम थोड़े वेल अवेयर हैं इसके बारे में, लेकिन मैं इसको रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बड़ा रिलेटेड है यहाँ पर. जैसे इन्फ्लुएंस की बात की, इससे नेक्स्ट बात आती है कंट्रोल की. तो कंट्रोल, जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते थे तो हम एसोसिएट्स को डिस्कस करते थे, और जब हम कंट्रोल की बात करते थे तो हम सब्सिडरीज को डिस्कस करते थे. और सब्सिडरी की जब बात आती थी तभी हम एनसीआई की बात करते थे कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कंट्रोल है और फिर जिस पे नहीं है दैट इज़ नॉन कंट्रोलिंग. तो जब भी कंट्रोल की बात आएगी तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्सिडरी, और अगर इन्फ्लुएंस की बात आ रही है तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एसोसिएट्स. Okay, now this is ownership. The range of ownership, कितनी percentage of ownership, कितने % share you have bought of that company. Then degree of influence, कि इतने % अगर शेयर आप परचेज करेंगे तो technically what we call that, do you call that influence or control or what, ये भी डिस्कस करते हैं. उसके बाद फिर इसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, हम इसको करेंगे किस तरह से. Okay, so if we have less than 20%, if we have less than 20% shares in a company, तो हम कहेंगे जनाब there is no significant influence, ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. ठीक है, तो हम इन शेयर्स को अपने पास हेल्ड टू मेच्योरिटी या अवेलेबल फॉर सेल के रेफरेंस में अपने पास रिकॉर्ड करेंगे. तो हेल्ड टू मेच्योरिटी और अवेलेबल फॉर सेल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है हमें ऑलरेडी मालूम है, हमने पढ़ी हुई है. अभी आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, मैं उस पर भी आपको इंशाल्लाह डिस्कस कराता हूँ. आई मीन मैंने मेरे किसी टॉपिक में आपने नहीं किया हुआ, बट आई बिलीव कि आप लोगों ने ये हेल्ड टू मेच्योरिटी और अवेलेबल फॉर सेल आप लोगों ने फाइनेंस के टॉपिक्स में डेफिनेटली डिस्कस किया होगा जब आप लोगों ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए होंगे, बट मैं इसको रिपीट करता हूँ आगे इंशाल्लाह. अच्छा, इसी तरीके से फिर हमारे पास है जी, अगर हमारी ऑनरशिप 20% से बढ़ जाए, 20% से बढ़ जाएगी तो फिर हम कहेंगे कि आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. ठीक है. अच्छा, ये जो हमारी लेस देन 20% हमने किसी के शेयर परचेज किए हैं तो हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, राइट, और उन पे हमारे पास डिविडेंड आएगा और हम उसको रिकॉर्ड करेंगे जैसे रूटीन में हमने सिंपल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा. ठीक है. अब अगर हमारे शेयर्स 20% से बढ़ गए हैं तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा. ठीक है, और हमने इसकी कैप लगाई है 50% पे कि 20 to 50% के दरमियान में अगर हमारे हैं तो फिर अब ये हमारा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट होगा, नॉट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि इसकी अब क्वांटिटी ज़्यादा है.
ठीक है, परसेंटेज से आता है। तो नाउ दिस इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, और ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा और हम इसको इक्विटी मेथड से अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। इक्विटी मेथड ये जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में कि हमने यहाँ पे इक्विटी और इक्विजिशन मेथड को डिस्कस करेंगे, दैट वेयर वी नीड टू अप्लाई द इक्विटी मेथड एंड वेयर वी विल बी अप्लाइंग इक्विजिशन मेथड। तो जब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स है 20 to 50%, तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो ये बात आप अपने बल्ले बांध लेंगे, जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो फिर हम इक्विटी मेथड, और इक्विटी मेथड ऑलवेज गोज विद एसोसिएट्स, राइट। उसके बाद हम कहते हैं जी अगर हमारे पास 50% से भी ज़्यादा है, जो अपर कैप हमने यहाँ पे लगाई थी एसोसिएट के लिए, तो अगर 50% से भी ज़्यादा है तो फिर हम कहते हैं कि नाउ दिस इज द बिजनेस कॉम्बिनेशन, राइट। और जब बिजनेस कॉम्बिनेशन आएगा तो फिर ये हम कहेंगे कि हमारा अब इस पर कंट्रोल है। अगर हमने 55% शेयर परचेज किए किसी कंपनी के, तो हमारा उस कंपनी के 55% शेयर्स पर कंट्रोल है, और इसके लिए फिर हम एक्विजिशन मेथड अप्लाई करेंगे कि हमने इस कंपनी को एक्वायर किया। देन वी हैव, अगर हम जॉइंट वेंचर में जा रहे हैं तो फिर शेयर्ड कंट्रोल है। अभी तो अगर कंपनी ए ने बी के 55% शेयर परचेज किए हैं तो कंपनी ए का ही 55% शेयर्स ऑफ बी पर कंट्रोल है। लेकिन अगर आप कोई जॉइंट वेंचर करते हैं तो जॉइंट वेंचर तो हमें मालूम है कि दोनों कंपनीज अपनी एंटिटी भी बरकरार रखती हैं और एक नई कंपनी भी या एक नई एंटिटी भी बना लेती हैं कि जिसमें दोनों पार्टिसिपेट करती हैं, और यूजुअली 50-50% बेस पर। तो जॉइंट वेंचर का मतलब है कि अब दोनों कंपनीज एक ऐसी कंपनी को मिलकर कंट्रोल कर रही हैं कि जो एक जॉइंट वेंचर के लिए बनाई गई है, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाई गई है, या टाइम बाउंड होगी या वर्क बाउंड होगी। और यहाँ पे भी हम इक्विटी मेथड ही अप्लाई करेंगे। क्यों? बिकॉज वी हैव द शेयर्ड इक्विटी, राइट। सो ये है जी हमारे पास इन्फ्लुएंस, द डिस्कशन अबाउट द इन्फ्लुएंस, कंट्रोल एंड व्हाट परसेंटेज डिफाइंस व्हाट। अगर लेस देन, मैं प्रिसाइजली अगर लेस देन 20% है, नाउ दिस इज इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट। कोई इसका आपने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे होती है रूटीन की वैसी होगी। अगर 20 से बढ़ के 50 तक हो जाते हैं, 20 और 50 के दरमियान फॉल करते हैं, नाउ दिस इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इक्विटी मेथड। अगर ये मोर देन 50% चले जाते हैं तो वी कॉल इट बिजनेस कॉम्बिनेशन, नाउ वी हैव कंट्रोल ओवर द कंपनी एंड विल गो फॉर द एक्विजिशन मेथड। और अगर 50-50% है तो ये क्लियरली जॉइंट वेंचर है, शेयर्ड कंट्रोल है, एंड अगेन वील अप्लाई इक्विटी मेथड, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस पर। ये जो हमारे पास था, दिस वाज अबाउट अकाउंटिंग फॉर इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, या यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, कितना परसेंट इन्वेस्ट करेगी और क्या ट्रीटमेंट होगी परसेंटेज के हिसाब से, हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया। और यहाँ पे हमें डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी किसी दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करती है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ठीक है। अगर वो हेल्ड टू मैच्योरिटी हो, अगर वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो, और अगर अवेलेबल फॉर सेल हो, तो फिर इनकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स क्या होंगी। देखें, ट्रीटमेंट्स बहुत सिंपल है। अगर तो हेल्ड टू मैच्योरिटी है, अब दो जगहों पे हम ट्रीटमेंट देख रहे हैं, एक बैलेंस शीट में और एक इनकम स्टेटमेंट में। अगर तो हेल्ड टू मैच्योरिटी है, जिस एसेट में हमने, फाइनेंशियल एसेट में हमने इन्वेस्ट किया और हम उसको हेल्ड टू मैच्योरिटी कंसिडर कर रहे हैं, तो हम उसकी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अपने पास बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि साल के बाद जो भी उसकी कॉस्ट पे एक होता है ओरिजिनल कॉस्ट, पहले साल तो ओरिजिनल कॉस्ट आएगी जब आप उसको परचेज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। साल के एंड पे जो भी डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को आप यहाँ पर एक्यूमुलेट करके अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे, अपने पास इंटरेस्ट जो भी उसका आप रिसीव करेंगे, इंक्लूडिंग अमोर्टाइजेशन। यहाँ पे इंटरेस्ट में अमोर्टाइजेशन कैसे ऐड होगी, ये भी आगे क्वेश्चन आता है तो मैं आपको उसमें बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपका रियलाइज्ड गेन और लॉस होगा, ठीक है। तो ये रियलाइज्ड गेन और लॉस है, तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो आप अपने एसेट को बैलेंस शीट पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्लस अगर आपके पास डिविडेंड्स आते हैं तो वो आएंगे, और रियलाइज्ड जो आपका होगा वो आपका इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, गेन, इधर लॉस और गेन, और जो आपका अनरियलाइज्ड है वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अवेलेबल फॉर सेल में